मुझे और आपको और हम सबको ऐसा दीन और ऐसा मजहब अता फरमाया जो इंसान की दुनियावी तमाम ज़रूरतों के बारे में निशानदेही करता है। दुनिया में चूंकि इंसान को एक अरसा रहना होता है, लिहाजा अपनी सेहत को मेंटेन करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना ये इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज दुनिया की दीगर कौमों को हम देखते हैं, ये लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ यानी अपने सेहत और बदन पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, मगर जैसे मुसलमानों में इल्मी शौक़ कम हुआ, मुसलमानों में तालीम का शौक़ कम हुआ, वहीं मुसलमानों में अपनी सेहत पर तवज्जो देना ये भी ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ हालांकि सबसे ज़्यादा सेहत से मुताल्लिक़ अगर कहीं पर तालीमात मिलती है दुनिया के किसी भी मज़हब में आप खंगाल लो तो आपको किस में मिलेगी? इस्लाम में मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब खाना खाओ तो पेट के 3 हिस्से करो। आप 33% पानी के लिए, 33% 33% खाने के लिए और 33% खाली छोड़ो ताकि आसानी के साथ सांस ले सको। ऐसा नहीं कि हलक तक खा लो आप। तो ये सेहत का एक अहम तरीन उसूल है कि इंसान खाने पर कंट्रोल करे। हकीम उल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कितना ही अच्छा खाना हो लेकिन आपको अपने पेट का ख्याल रख के खाना खाना चाहिए। खाना कितना अच्छा है वो नहीं देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि मेरे लिए खाना कितना मुफीद है। कभी ऐसा होता है आदमी खाना अच्छा है तो दोनों आस्तीन चढ़ा देता है और बन सकता है तो पाजामे भी चढ़ा देता है, और फिर जो टूट पड़ता है तो ऐसा सोचता है कि 2-4 बीट के बगैर तो रुकने का नहीं। तो जाहिर सी बात है इससे नुकसान होता है। क्यों? इसलिए कि इंसान का स्टमक, इंसान का जो मैदा है ये उसकी कैपेसिटी है। अब वो जब उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी कभी बहुत ज्यादा खाना भी इंसान के मरने का सबब बन जाता है। तो इसलिए आता है कि मुसलमान खिलाफत अब्बासिया के खलीफा के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि क्या तुम्हारे इस्लाम की तालीमात में मेडिकल लाइन से कोई चीज़ है? अगर कोई मुझे साबित कर दे, यहूदी था, रिवायतों में आता है, तारीख रिवायतों में, तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। तो एक आलिम खड़े हुए, कहा हाँ, कहा क्या? और उन्होंने यही सुनाया कि भाई हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप खाना खाओ तो अपने पेट के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा खाने के लिए, सुलुस, और सुलुस किसके लिए? पानी के लिए, और सुलुस को आप खाली छोड़ दो। तो कहता है कि ये किसने कहा? आपके नबी ने कहा। हाँ। कहा मैं इस्लाम में दाखिल हो जाता हूँ। कहा कि यही सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक है, इस पर अमल कर लिया तो इंसान, इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि अल-मअदतु बैतुल अदविया, कि मैदा तमाम बीमारियों की जड़। तो एक तो ये कि बीमारियों से कैसे रोका जाए, तो इसमें दूसरी चीज ये भी आती है कि इंसान अपनी सेहत को कैसे मेंटेन करे, कैसे अपना ख्याल रखे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रेस साबित है। फरमाते हैं कि पहली मर्तबा जब रेस हुई तो आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैं जीत गई, इसलिए कि नई नई शादी हुई थी, मैं दुबली पतली थी, तो मैं आगे निकल गई, हुजूर पीछे रह गए। फिर जब दूसरी मर्तबा कुछ सालों के बाद रेस हुई तो हुजूर जीत गए, इसलिए कि मेरा कुछ वजन बढ़ गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हादिही बितिलका, कि अपना आटा साटा हो गया है, तो पहली मर्तबा तुम जीते थे, इस मर्तबा मैं जीत गया। तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरीके से रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि, कोई भी चीज, कोई खतरे की चीज महसूस होती तो साहबा फरमाते हैं कि सबसे पहले तेजी के साथ अगर हम किसी को देखते तो उस चीज की तरफ बढ़ता हुआ तो वो कौन होते थे? खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप घोड़े की रेस भी लगवाते थे, तैराकी की भी रेस भी लगाते थे। तो इस्लाम में इतनी तालीमात उसकी मिलती है कि अभी कुछ दिनों पहले मैं अरबी में एक किताब पढ़ रहा था कि इस्लाम में वर्जिश के बारे में क्या कहा है। अभी मैं उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे मोबाइल में नहीं मिल सकी। मैंने कहा बाद में कभी मिलेगी तो बताएंगे उसके बारे में। बहरहाल तो इसलिए जामिया ने भी फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर तवज्जो दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा जिनको दिलचस्पी है वो शरीक होते हैं और जिनको दिलचस्पी नहीं है वो शरीक नहीं होते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हाजिर होते हैं मगर ऐसे ही खड़े खड़े तमाशाई बनकर भी देखते रहते हैं। बहरहाल तो इसमें नहीं करने या नहीं आने में आपका नुकसान है। आपको खुद सोचना चाहिए कि आप ऐसी चीजें करेंगे तो आपके तलबा को भी आपको देखकर करेंगे, आपको भी अपने तलबा को इस तरह की एक्टिविटी करने का शौक पैदा होगा। तो हम पिछले काफी दिनों से जलगांव से हमारे मेहमान जिनका ताल्लुक है फारूक शेख अब्दुल्ला साहब, इनका ताल्लुक जलगांव से है। इन्होंने तकरीबन 10 साल गवर्नमेंट में जॉब किया है और फिर उसके बाद इनका खास फील्ड ही है फिजिकल एक्टिविटी के स्पोर्ट है और फिजिकल एक्टिविटी में किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप इस मैदान में चाबुकदस्ती के साथ काम करते हैं और बहुत एक्टिव है। तो मुझे हमारे वसीम भाई इंजीनियर, इन्होंने उनके साथ मेरी बात हुई। मैंने कहा हमारी जितनी मैदान खाली जगह पड़ी हुई है इसको कुछ करना चाहिए। तो फिर वसीम भाई ने कहा कि फारूक शेख साहब है जलगांव में, ये माशाल्लाह इन चीज़ों में बहुत माहिर है कि कैसा मैदान होना चाहिए, उसको कैसे बनाना चाहिए। तो उनसे नंबर लिया मैंने। 2-2.5 महीने से मैं मुसलसल उनसे कांटेक्ट में था कि बीच में किसी वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन मैं इनके पीछे इतना लगा कि इन्होंने सोचा कि अब मामला छोड़ने वाले नहीं, इससे अच्छा एक मरतबा जाके आ जाओ अपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सुबह में तशरीफ़ लाए, रात में कल तशरीफ़ लाए और उसके बाद हमने इनसे बहुत सारी चीज़ों पर गुफ्तगू की। तो उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फीसद 60-70% लोग तो एक्टिव है फिजिकल एक्टिविटीज़ में, मगर कुछ लोग एक्टिव नहीं है। तो हो सकता है मैंने कहा आपकी बात कुछ असर कर जाए और सारे लोग एक्टिव हो जाए। और ख़ासतौर पर कोरोना के बाद तो इन चीज़ों की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। लिहाजा इस बिना पर मैं सबसे पहले तो फारूक शेख अब्दुल्ला साहब इनका मशकूर ममनून हूँ। माशाल्लाह आप महाराष्ट्र हॉकी फेडरेशन में भी आपका बड़ा उम्दा ओहदा है और उसके अलावा भी जलगांव के कई स्पोर्ट और फिजिकल एक्टिविटीज़ वर्जिश वगैरह से मुतालिक जो शोबे हैं उनके कई, किसी में चेयरमैन है, किसी में डायरेक्टर है। तो आप ये कहते हैं कि भाई मैं देखता हूँ कि हमारी कौम इन चीज़ों में सबसे पीछे है, तो हमें आगे आना चाहिए। बहरहाल तो उनकी फिक्रों को देखकर हमने ये तय किया कि आप हजरात से भी उनका तारुफ हो और आप हजरात के सामने अपने ख्यालात को पेश फरमाएंगे इससे मुताल्लिक। और इंशाअल्लाह उनकी निगरानी में हमारे यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी को जो एक्टिव किया गया है उसको मज़ीद एक्टिव करने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। मैं आपको एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए दावत देता हूँ कि आप अपने ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और बुजुर्ग, सबसे पहले ये बताता चलूँ कि मैं कोई ओरेटर नहीं है या कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर या लेक्चरर भी नहीं। और वाकई में मैं हजरत का और मेरे जैसे साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज पहली बार उम्र के 60 साल की तरफ जाते हुए पहली बार उलमा आलिमों के सामने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में बोलने का मौका मिला। आज तक
जो भी मौका मिलता है या जो भी काम करता हूँ वो यंग जनरेशन सामने रहती है या बच्चे रहते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा मौका मिला कि हमारे सामने सब बुजुर्ग भी है, उलमाए दीन भी है, आलिम भी है, और माशाअल्लाह सुबह से यहाँ की एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ। मौलाना ने, हजरत साहब ने 2-2.5 महीने से मुझे कॉल किया था, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से आ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं यहाँ आने पर अपने आप को सोच रहा हूँ कि शायद अगर 2 महीने नहीं 5 साल पहले आता तो और कितना बड़ा अपन कुछ तो भी अचीवमेंट अपने लिए भी करते, अपने कौम के बच्चे के लिए भी करते, क्योंकि आज तक की जो 59 साल जिंदगी खत्म हो रही है वो ज़्यादातर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों पे मेरा वक्त ज़्यादा गया, मेरा सब कुछ गया, जो भी एक्सपीरियंस है वो। खैर देर आए दुरुस्त है, और हम तो ये ईमान वाले हैं कि हमारा मानना है कि जब जो अल्लाह ताला जो हिदायत देता है बंदे को वही काम वो कर सकता है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे आना हुआ था सब, क्योंकि अफसोस ये हुआ कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन के बच्चे कभी मैंने देखा नहीं कि स्टेट लेवल पर, कभी मैंने देखा नहीं कि नेशनल लेवल पर, कहीं पर भी नहीं, ना यूनिवर्सिटी पे ना अश्वमेध में कहीं पे नाम नहीं आता था कि अक्कलकुवा, लेकिन नाम सुनते थे कि अक्कलकुवा में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, यानी दुनियावी और दीनी दोनों तालीम हासिल करते हैं। तो थोड़ा अफसोस भी होता था कि इतना बड़ा अपना यह है, लेकिन क्यों नहीं है। लेकिन खैर आज आने के बाद महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि मैं फॉरेन टूर भी बहुत करा हूँ, लेकिन जो चीज़ें जहाँ नहीं है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर है। सबसे बड़ी जो बात लगती है कि लैंड लगती है, इसको ज़मीन लगती है, वो ज़मीन आपकी खुद की यहाँ पर है। आप चाहे उस पर जैसा चाहे वैसा सब कुछ कर सकते हैं। तो आज सिर्फ मैं जगह देखने आया था, उसमें मेरे सजेशन देने आया था। मेरा रिटर्न्स जो रिपोर्ट्स रहेगा वो मौलाना को इंशाल्लाह 1-2 दिन में मिल जाएगा, हजरत साहब को। लेकिन चूंकि आज बच्चे नहीं थे यहाँ पे, कुछ नहीं था, दोपहर का वक्त था, अभी जाना ही है वापस, तो मौलाना ने कहा और हमारे मुश्ताक सर ने कहा कि हमारे एक्टिविटी चालू। फजर की नमाज के बाद मैं जब निकला तो वहाँ पर आपकी एक्टिविटीज चालू थी, थोड़ी देखने में नहीं आई, लेकिन जब पहुँचा, जब खत्म हो चुकी थी, तब मैंने उनसे पूछा, जो हमारे भतीजे लगते हैं, कि सर मैं यहाँ पे लॉकडाउन हुआ तब से ये उलमाओं की और आलिमों की, इनकी सबकी, हमारे टीचर्स हजरात की मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगा कि इस उम्र में अगर आप अपनी फिजिकल फिटनेस की तरफ ख्याल दे रहे हैं तो माशाअल्लाह इसका अजर आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में मिलेगा। क्यों कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को लिखाते हैं, बच्चों की तालीम हासिल करने में आप पूरी के पूरी मेहनत करते हैं। ऐसे इसमें अगर यहाँ पर 3 ही फिजिकल डायरेक्टर मुझे नजर आए, और वो 3 फिजिकल डायरेक्टर और इतनी बड़ी स्ट्रेन में बच्चे, वो हाउ टू पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है ये। तो एक बात अच्छी लगी, मौलाना ने सवेरे बोले कि ट्रेन टू ट्रेनर, यानी आपको जो आज पढ़ाया जा रहा है, आज आपको जो फिजिकल फिटनेस लिया जा रहा है, कल को इंशाल्लाह आप मदरसे के बच्चे हो, BMS के बच्चे हो, हाई स्कूल के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आप उनकी फिजिकल फिटनेस की तरफ ख्याल दे सकते हैं। रही ये बात कि फिजिकल फिटनेस हमको क्यों जरूरी है, हजरत ने ये बताया कि आज कोरोना के हालत में हमको इम्यूनिटी समझनी है कि इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है, जिसकी स्ट्रांग है, उसको कोरोना नहीं हुआ। बात सही है बिल्कुल, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को और ये करने के लिए हमको क्या क्या करना है। अफसोस ये होता है कि हम फजर की नमाज पढ़ते हैं और फजर के बाद ठीक है आप यहाँ आए इसलिए आपकी शेड्यूल लगा है कि आपको पढ़ाना है, ये करना है, लेकिन फजर के बाद अगर आप अपने 45 मिनट से अगर अपने आप को देते हैं 30 से 45 मिनट, और उसमें अगर आप 4 से 5 किलोमीटर वॉक करते हैं और एक 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी को स्टिचेस करते हैं, जगलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो माशाअल्लाह जो हजरत ने कहा कि जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। आपके सामने मैं हूं खुद पिछले 26 सालों से आइडेंटिफाइड डायबिटिक पेशेंट, वालिद और वालिदा को था इसलिए वो डिटेक्ट हुआ, तब
से तो आज तक कभी इंसुलिन की जरूरत नहीं हुई। बीच में जब बीमार गिरा, अभी 2 महीने 1 महीना पहले शुगर बहुत हाई हुई थी, डॉक्टर इंसुलिन दे रहा था। मैंने बोला डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा फ्री छोड़ दो आप। बोले क्यों? मैं बोला मैं 8 दिन मेरे ग्राउंड पे गया तो मेरी शुगर मेरी कंट्रोल हो जाएगी। एमडी फिजिशियन बहुत था, बहुत बड़ा डॉक्टर है जलगांव का। बोले नहीं, बोले पॉसिबल नहीं है, ये इसको मुझे इंसुलिन से ही कम करना है। ये पिछले महीने का किस्सा बता रहा हूँ। उन्होंने इतनी मेरे पे ये डाल दी कि नहीं आपको ये कोरोना पॉजिटिव चल रहा है, आपने बहुत काम कर लिया है कोरोना में, आपने इतने मेडिकल कैंप ले लिए, आपने इतने सब बहुत उनको मालूम था सब, तो आपको 10 दिन रुकना ही पड़ेगा, आइसोलेशन होना पड़ेगा। 10 दिन के बाद और 8 दिन के बाद गया तो उतनी शुगर और उतनी इंसुलिन दे रहे हैं। मैंने बोला साहब अब आप मुझे छोड़ दो, इंशाल्लाह मेरे हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और 8-10 दिन के बाद करने के बाद मैं उनके पास गया कि देखो साहब मैंने कंट्रोल कर लिया। एक मेंटली स्ट्रेस, दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट के नहीं, मैं अगर ग्राउंड पे गया तो मेरी शुगर भी कंट्रोल रहती, यानी कोई दवा गोली या चलने से नहीं। एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा ये इफेक्ट रहता है कि अगर मैं ये करूं, मैं ताजुद को पढ़ता हूं तो ताजुद में मैं ये दुआ मांगता हूं तो कबूल होती है, मैं नमाजों में ये करता हूं, मैं सत्ता देता हूं, जैसा हमारा कॉन्फिडेंस है वैसा ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अगर थोड़ा सा भी अपने जिस्म को हिलाऊं चलाऊं, उसको एक्सरसाइज करूं तो मेरी सभी बीमारी इंशाल्लाह वो सब दूर हो जाएगी। और वो उनको जब बताया तो उनको भी यकीन आया कि यस तुम जाओ और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कहने का मकसद ये है मेरा कि अगर हम लोगों ने हमारा एक शेड्यूल बना लिया, आप अभी टीचर्स है, प्रोफेसर है, लेक्चरर्स है, लेकिन 24 घंटे के 24 घंटे में हम बिजी तो नहीं है। मैंने हजरत से सुबह पूरा हर एक इनका शेड्यूल पूछा तो हर एक को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 7 से 8 घंटे अपनी अपनी ड्यूटी है। उस पीरियड में अगर आप सुबह 2 घंटे या 1 घंटा या शाम में 1 घंटा निकाल सकते हैं अपनी सेहत के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। क्योंकि अगर आप शाम में निकलते हैं घूमने को या वॉकिंग को या जॉगिंग को तो आप अगर अपनी अहलिया को साथ में लेके जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आज जो भी मैंने यहाँ पे देखा हो, एक जिम, मॉडर्न जिम बनाई गई है, बहुत अच्छी है। स्विमिंग टैंक बनाया जा रहा है माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छा है। हजरत ने इंडोर स्टेडियम का कहा, मैंने इंडोर जो भी है बैडमिंटन कोर्ट से लेके सब कोर्ट की इंफॉर्मेशन हमारे आर्किटेक्ट साहब को दी है, वसीम साहब को। और मैंने हजरत से एक कोशिश की है कि हमारी इस पूरे की पूरे इसमें एक टाइम फिक्स करके हमारी जो घर की औरतें रहती, हमारी माँ बहनें रहती, उनको भी वक्त दिया जाए। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम में आती है तो हमारी बहनें माएँ प्रॉब्लम में आती है कि उनको कम उम्र में ही कमर दुखती है, घुटने दुखते हैं और बस वो हम देखते नहीं कि उनका वेट कैसे रिड्यूस किया जाए, उनका वेट कैसा कम किया जाए और वो चलती रहती है। हजरत ने कहा है कि मैंने तो खुद शुरू कर दिया हूँ, मेरे अहलिया को लेकर मैं घूमता भी हूँ, तो माशाल्लाह वो देख के आप भी आप घूमेंगे, ऐसी मेरी पूरी आपसे उम्मीद है। लेकिन जो फैसिलिटी करना चाहिए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, क्योंकि एक यंग जनरेशन के सीईओ आपको यहाँ पे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके हमारे ख्यालात इतने नज़दीक से मिल चुके हैं कि मैंने उनको वादा किया हूँ कि बगैर कोई मैंने अभी भी आया हूँ तो बगैर किसी लालच से या बगैर किसी इससे आया हूँ, लेकिन अफसोस हुआ कि बहुत लेट आओ। लेकिन अब मैंने उनसे वादा किया कि इंशाल्लाह इतना बड़ा दीनी इदारा है हमारा, हजारों की तादाद में बच्चे रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, 60-70 हज़ार हमारे जो ग्रैंड पेड टीचर है उनको पेमेंट है, तो क्यों ना उनके हाथों से एक अच्छी जनरेशन यहाँ से निकले। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चे पढ़ते हैं अगर 5वीं से 10वीं में है और अगर उनको वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलता है, क्योंकि 14 साल, 17 साल और 19 साल ये 3 ग्रुप रहते हैं हमारे स्कूल लेवल पे, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। वो बच्चा अगर डिस्ट्रिक्ट में आता है प्लेस पे और अगर वो 11वीं 12वीं में या कहीं उसको मार्क्स की कमी पड़ती है तो ये स्पोर्ट्स कोटा के मार्क्स उसको दिए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर उसमें उसको प्लेस मिलती है और आगे चल के उसको गवर्नमेंट में जॉब चाहिए तो 5% रिजर्व कोटा रहता है। वो हाई स्कूल में स्टेट खेला हो, वो यूनिवर्सिटी में नेशनल खेला हो, वो अश्वमेध खेला हो या कोई भी गेम में खेला हो और प्लेस मिली हो तो उसको 5% रिजर्व रहता है जॉब में और वो उसको जॉब मिलता है। और आज आप देखेंगे कि हर गवर्नमेंट की इसमें इसको स्पेशल कोटा करके ट्रीट किया जाता है, तो ये बच्चों के लिए भी काम आता है।
बड़ों के लिए भी काम आता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम देखते थे पहले बचपन में, हमारे बच्चों को कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ये बने, लेकिन हम आज ये बोलते हैं कि वह अगर तुम खेलोगे कूदोगे तो नवाब बनोगे। क्योंकि पर्सनल हम देख रहे हैं कि इतने बच्चों पे जब हम कोशिश करते सुबह या शाम एक घंटा, वो इतना खेल कर इतना फ्रेश माइंड हो जाता है कि वो पढ़ाई में पूरा का पूरा उसका ख्याल उस पर रहता है और वो पढ़ाई को पूरे गौर से पढ़ता है, समझता है। या क्लास में जाता है तो पूरा का पूरा जो टीचर्स अपने बता रहे उसका पूरा का पूरा अट्रैक्शन उसके तरफ रहता है और उसका इफेक्ट ये होता है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये मैं कोई आपको एक कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली है। जिस एसोसिएशन पे मैं हूँ उस हिसाब, जैसा कि मैं महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन पे हूँ, मैंने जब देखा कि हमारे बच्चे अगर एकाग्रता से कॉन्सेंट्रेशन से होके वो खेल खेलते हैं तो वाकई में वो पढ़ाई की तरफ उतने ही ख्याल देते हैं और उसको उनको रिजल्ट मिलता है। हर एक गेम में वो अगर हॉकी खेलता है, फुटबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, लॉन टेनिस खेलता है, सारे गेम, कोई भी गेम में से एक गेम भी खेलता है तो वो उसमें जो उसको ऐन वक्त पे डिसीजन लेना पड़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो यूज करता है बच्चा, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड उसको स्पोर्ट्स की वजह से मिलता है। कि अगर मैं आप दौड़ रहा हूं, सामने से अटैकर आ रहा है या मुझे डिफेंस करना है या मुझे स्कोर करना है, तो चंद सेकंड में उसको डिसीजन लेना पड़ता है। और वही प्रेजेंस ऑफ माइंड वो जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है और जब उसके सामने सवालात का ये आता है पेपर, तो वो देखता है कि इसमें से इजी कौन सा है जिसको मैं सॉल्व कर लूं ताकि मेरे को उसमें से 100 का 100% मार्क मिल सके। इसलिए उसका वो फायदा होता है जो उसने स्पोर्ट्स में करा रहता है। इवन वो बच्चा या वो टीचर्स जो स्पोर्ट्स में रहता है वो अपने डिसीजन पॉजिटिव थिंकिंग में बहुत जल्दी लेता है, निगेटिवनेस उसका निकलता है। अगर आप कोई काउंसलर के पास गए और कोई कंसल्टेंट से आपने पूछा कि सर मुझे ऐसा बार बार क्यों होता है कि मैं निगेटिव बहुत जल्दी हो जाता हूँ, तो आपको ये कहेंगे कि आप कोई कभी एक खेल खेलो, आधा घंटा 1 घंटा आप कोई भी गेम खेलो, आपकी निगेटिवनेस निकल जाएगी, आप पूरे के पूरे पॉजिटिव हो जाएंगे। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि वो खेलते वक्त उसका दिमाग जो रहता है वो पूरा उसके तरफ रहता है और वो डिसीजन लेता है और वो डिसीजन लेने की पावर इतनी बढ़ जाती है उसकी कि वो बोलता है कि नहीं वाकई में मैं जो भी डिसीजन लिया उसको अपना आपका एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही है। शायद दूसरों की नजर में वो गलत भी होता है, लेकिन ये जो उसको मिलती है ऊर्जा, ये उसको अपने पॉजिटिव थिंकिंग से मिलती है कि वो स्पोर्ट्स के जरिए से उसको एब्सॉर्ब करता है। आपने यहाँ बीएमएस के भी टीचर्स होंगे, उनसे भी आप जानिए कि अगर कोई डॉक्टर कोई पेशेंट के ट्रीटमेंट करता है तो पहले उससे उसकी हिस्ट्री लेता है और हिस्ट्री के बाद पहला आजकल वो सीधा बोलता है कि आप ऐसा करो, थोड़ा कम खाओ, अब घूमने को ज्यादा जाओ, अब थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज रखो। अब इतना आम हो गया ये कि कोई भी फिजिकल अपन फिजिशियन के पास जाओ या सर्जन के पास जाओ तो पहला सवाल करता है कि आप करते क्या है, फिर वो सीधा सवाल करता है कि आप इतनी देर घंटे चेयर पे अगर बैठते हैं तो आपको ये काम करना जरूरी है। पर आज मजबूरी ये है कि हम सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्या हमारे सामने बच्चा रोता है तो हम निकालते हैं मोबाइल और उसको दे देते, चल बेटे तू खेलते बैठ, हमको डिस्टर्ब मत करो। माँ अगर खाना बना रही है कुछ कर रही है, बच्चे ने रोया तो उसको वो दे देंगे मोबाइल। आज हमारे 1-2 साल के बच्चे, और हमको बड़ी खुशी होती है, देखो वो कितना अच्छा स्क्रीन को सर्चिंग कर रहा है, कितना अच्छा यूट्यूब ओपन कर रहा है। और अभी तो क्या हो गया कि ये मार्च 5 से जब हमारा सिलेबस शुरू हुआ, ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया और वो ऑनलाइन से हमारे वालिदैन की कैपेसिटी ना होते हुए उसको एंड्रॉइड फोन लेकर देना पड़ा बच्चों को। और आप देखते हैं कि एंड्रॉइड फोन जो है ये खुला दुश्मन है, हमारा खुला दुश्मन है। जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमको बताया कि हर घर में नाच गाना शुरू होगा, तो आज हम जेब में लेके घूमते जैसे ओपन करते हैं और अगर हमने नोटिफिकेशन नहीं देखा तो कोई ना कोई गलत तरीके का हमको दिखता है। तो इनको बच्चों से दूर करने के लिए आपको जरूरी है कि बच्चों को घर में ही स्पोर्ट्स की आप तालीम दो। आपको जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, आज आपकी उम्र में आपको मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि हमारी जो शरीयत से है कि हमको आर्चरी करना चाहिए, यानी तीरंदाजी में हिस्सा लेना चाहिए, हमको शूटिंग में हिस्सा लेना चाहिए, हमारे नेम ये होना चाहिए कि हम उसको कर सके। और ये ऑफिशियल है,
क्या नहीं, आप तीरंदाजी करेंगे तो आपको कोई गुनाह दाखिल नहीं होने वाला है, आप शूटिंग करेंगे तो आपको कोई गुनाह दाखिल होने वाला नहीं, आप अगर हॉर्स राइडिंग करेंगे, घोड़सवारी करेंगे तो नहीं, उलट इसके लिए गवर्नमेंट आपको जो जहां ट्रेनिंग लेते हैं वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आपको फ्री में देंगे। आपको वहां पर रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं है तो रिवॉल्वर का लाइसेंस लेने के लिए आपको मिलेगा, जो कि आज हमको जरूरत है। अगर हम देखा जाए तो आज भी जब भी हमारे पे अटैक होता है तो हमारे पास कुछ ही नहीं रहता है, तो ऑफिशियली रिवॉल्वर का लाइसेंस अगर मिलता है तो क्यों ना हम शूटिंग देखें। शूटिंग कोड इतने अच्छे यहाँ बन जाएंगे, बहुत ज्यादा माइलेज नहीं लगता, उसको 500 मीटर का रेंज लगता है, आर्चरी को भी 500 से 1000 मीटर का रेंज लगता है, इतनी आसानी से और इतनी अच्छी जगह है। हजरत से मेरी बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी शुरू कर देंगे अपन, ताकि आप अपने बच्चों को, जो बच्चे हैं वो आर्चरी में ट्रेन हो जाए, वो शूटिंग में ट्रेन हो जाए, वो घोड़सवारी में ट्रेन हो जाए, वो स्विमिंग में हो जाए, ताकि स्विमिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग, ये 3 चीजें आप ख्याल रखो। आप अगर कुछ नहीं भी कर पाते और आपको दिक्कत है, आपकी उम्र ज्यादा होगी, तो ये 3 चीजें ऐसी है कि जो आपको 3 में से कोई भी एक करे, आपने दिन में से 45 मिनट से 1 घंटा तक के आप वॉकिंग कर सकते हैं तो वॉकिंग करो, आपको साइकिलिंग करते आती है तो आप साइकिलिंग करो, और नहीं तो आपको अगर स्विमिंग आती है तो वो करो। क्योंकि स्विमिंग में ऐसा है कि सर के बाल से लेकर तो पाँव के नख तक टोटल जिस्म की पूरी के पूरी हलचल होती है, पूरी मूवमेंट होती है, और उसमें हमारी जो आज बताया जा रहा है, आपको पता चला होगा कि ये कोरोना में सादा बच्चा भी, या हमारा लोड गाड़ी वाला हमारी भी ये पूछता था कि उसका O2 कितना है, यानी पहला सवाल करता था कोई किसको एडमिट किया हजरत तो इसकी ऑक्सीजन की लेवल क्या है, क्योंकि वो हमने देखे थे कि सैचुरेशन पहले काउंट करता था वो डॉक्टर, और सैचुरेशन पे तो बोलता था इनका सैचुरेशन तो 86 के अंदर जा रहा, 80 के अंदर जा रहा है, इनको तो O2 लगेगा। यानी हर एक आदमी के मुंह पे यह आ गया कि उसका सैचुरेशन इतना कम है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन कुदरत ने ऑलरेडी हमको जो ये ऑक्सीजन दिया है उसको हमको हासिल नहीं करता। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो स्विमिंग में लगता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, वो जब गाय मारता है और वो स्विमिंग करता है तो पूरा का पूरा अंडर पानी में आता है, वाटर में वो, तो उसका जो श्वास लेने का ये रहता है उसकी कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ती रहती है। अगर आप देखेंगे कुछ लम्हे तक के वो नीचे अपना चेहरा करके स्विमिंग करता है, फिर ऊपर आता है। तो स्विमिंग ऐसा है कि जिसमें जिस्मानी के साथ साथ अंदर जो हमारे लंग्स रहते हैं, लंग्स के साथ साथ जो हमारे हार्ट रहता है वो हार्ट बीट को भी वो करता है। इसलिए मौलाना ने जो काम शुरू किया हजरत ने, बहुत वाकई में अच्छा है कि सबसे अच्छा अगर फिजिकल फिटनेस के लिए क्या है तो स्विमिंग है। और स्विमिंग इंशाल्लाह जब शुरू हो जाएगा तो स्विमिंग के ट्रेनर, मैंने वादा किया आज इंशाल्लाह कि हर एक, मैं आज जब जलगांव डिस्ट्रिक्ट के 18 डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन पे एज ए जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं महाराष्ट्र के इस पे हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया के इस पे हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा इसका फायदा अगर मेरे कौम के बच्चे, मेरे कौम के नौजवान, मेरे कौम के टीचर हजरात ले, तो वाकई में मुझे लग रहा है कि मैं दीन और दुनिया दोनों मैंने हासिल करने की कोशिश की। मेरा मकसद यही है। और इसके लिए अब जब रिटायर हुआ हूँ या 31 तो अभी हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आपको पता है कि 60 तक के चलाते हैं, लेकिन हमने भी बोला कि अब कब तक अपने दूसरों की नौकरी करते रह गए। अभी कुछ बच्चे भी कमाते हैं, सब कुछ लगते हैं, तो अब हमने सोचे कि चलो अल्लाह ताला अगर हमारे से काम कराना चाहता है तो हम करेंगे। जलगांव में अल्हम्दुलिल्लाह जलगांव मुस्लिम ईदगाह ट्रस्ट जो बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी वहाँ पे भी जनरल सेक्रेटरी हूँ, मस्जिद अक्सा का भी सेक्रेटरी हूँ। बहुत इदारे, ऐसा नहीं कि भाई मैं सिर्फ स्पोर्ट्स के इससे जुड़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश करता हूँ। मैं आपसे मुद्दबाना गुजारिश यही करूँगा, आपसे अपील करूँगा कि आप टीचर से, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप दीनियात पढ़ा रहे हैं उनको, या आप उनको BAMS पढ़ा रहे हो, या आप उनको इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो, या पॉलिटेक्निक का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आप एक टीचर है, एक टीचर के हैसियत से आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उसको उसके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का नॉलेज देते देते उसको फिजिकल का भी नॉलेज दे, उसको अपने आप को भी दे, उसको भी दे। अभी जो आपका ट्रेनिंग चल रहा है, जूनियर सर जो भी ले रहे हैं आपका, मैं इंशाल्लाह और उसमें थोड़ी सी मुझे ये करके वहाँ से एक शेड्यूल बना के भेजने वाला हूँ कि आप इनको मार्शल आर्ट के बजाय आप इनको ये अगर प्रैक्टिकल कराएंगे तो ये कैसे किया। मार्शल आर्ट में हजरत ऐसा है कि ये उम्र में अगर नी का प्रॉब्लम आ गया तो फिर इनको बहुत बड़ा दिक्कत जाएगी, क्योंकि मार्शल आर्ट बोलो, जूडो बोलो, कराटे बोलो, जिम्नास्टिक बोलो, इसके जो बेसिक रहता
वो फॉर्म 5 साल से 10-15 साल तक करा तो उसके जो नींद से लेके दूसरे प्रॉब्लम रहते वो नहीं आते। लेकिन ये उम्र में अगर हम करें, ठीक है, हमको डिफेंस करना है, सामने वाले ने अटैक किया तो उसको क्या करना चाहिए। तो मैंने जैसा कहा कि भाई अगर आर्चरी हमको आती है, शूटिंग हमको आती है, या और कोई ताइक्वांडो का गेम है वो आता है तो उससे भी हम कर सकते हैं। लेकिन मार्शल आर्ट बेशक अच्छा है, जिसको इजीली करते आ रहा होगा नौजवान जो है वो उसको करे, जो ज्यादा ज़ईफ है आफ्टर 40 वाले वो उसको थोड़ा देख दिखा के करे, ताकि अपन ना इंजर हो जाए। अपन सोच रहे कि अपन दूसरे को इंजरी कर देंगे, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि अपन ही इंजरी होकर पड़े और हजरत बुला रहे उनको तो बोल रहे कि मेरे तो पैर में प्लास्टर लगा है, मेरा नी खराब हो गया, मेरा कार्टेज फट गया है, मेरा ये लेयर टूट गया है, ऐसा ना हो। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना ने हमको बहुत कुछ सीखने को दिया है, और ये कोरोना की वजह से हम बहुत कुछ सीख गए। अगर आप वाकई में कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से आप बच्चे आपके पास नहीं है, आप खुद पढ़ रहे हैं, आप खुद फिजिकल फिटनेस का ट्रेनिंग ले रहे हैं, दीनियात की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो माशाल्लाह आप उससे बढ़कर, यानी हम तो ये कहेंगे कि हम, ठीक है, मैं मराठी नहीं हूँ, मराठी में इंग्लिश में पढ़ा हो, कि वो व्याजा सकट परत करा, मुझे आप उसको इंटरेस्ट के साथ दो उनको, सामने वालों को, यानी बच्चों को, अपने फैमिली को और अपने जो अपने पास है, आज तुम्हारे पास कौम की जो अमानत रहती है, उस कौम की अमानत को आप ज्यादा से ज्यादा दो, उसमें खयानत मत होने दो कि मेरे कुछ निग्लिजेंस बना से या मेरे कुछ चीज से अगर मेरे कौम के बच्चों का नुकसान होता है तो हमको इसका जवाब आखिरत में देना है। ये अगर थिंकिंग आपका सोच रहा है तो इंशाल्लाह जरूर रहूंगा। और उसके लिए आप जो आज फिजिकल ट्रेनिंग आपकी चल रही है, उसी फिजिकल ट्रेनिंग को आप, जो बच्चे आपके मदरसे में पढ़ने को आएंगे, मदरसे में पढ़ते हैं, और जो दूसरे बच्चे पढ़ेंगे, आप उनको उसी एक्टिविटी से देखो कि हाँ वाकई में हमको ये करना है, ताकि हम हमारी जनरेशन को अगर कुछ दे रहे हैं तो हम उनको एक पावर दे रहे हैं। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ जो कहा जाता है, वो ये ऐसा ही नहीं कहा जाता कि वह तुम्हारा जो आरोग्य है वही तुम्हारी संपत्ति है। बाकी में हमारी जो अगर असल में हमारी जो ये है वो हेल्थ है हमारी, कि अगर हेल्थ अच्छी रही, क्योंकि हम जब दुआ किसी को देते हैं तो ये दुआ कहते हैं कि अल्लाह इसको सेहत दे, यानी सबसे पहले हमारे मुंह में आता है कि भाई सेहत के लिए दुआ करो। मस्जिदों में कब भी ऐलान होता है कि भाई वो बीमार उनकी सेहत के लिए दुआ करो। तो आप इसमें से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ क्यों कहा जाता है, कि भाई वाकई में अगर सेहत अच्छी रही तो हमको एक वक्त का खाना नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन हम सेहत पर अगर ख्याल देंगे तो उसका इफेक्ट हमारे पे होता है, हमारी बॉडी पे होता है, हमारी फैमिली पे होता है। और मोहब्बताना गुजारिश है कि आपके साथ अपने बच्चों को और अपने खास करके हमारी माँ बहनों को भी अगर आप इसमें करेंगे, क्योंकि आज एक बड़ी हमारे पास कंप्लेंट आती, अरे फारूक यार वो हॉस्पिटल वाला सीजरिंग ही करता, अरे ये वो सीजरिंग ही करता। हम उनको कहते हैं मेरे भाई सीजरिंग का वक्त क्यों आने देता। हम क्या करते हैं कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को आ गया वो प्रेगनेंसी आ गई तो उसको पूरा टोटल आराम करते। आप देखेंगे कि कल 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा, अगर आप अखबार पढ़ते होंगे दूसरे, तो आपने देखेंगे कि दुबई में होके भी हमारा क्रिकेटर शुक्ला, उसकी बीवी जो कि प्रेग्नेंट है 9वें महीने को, उसको शीर्षासन करा रहा है, यानी नीचे सर और ऊपर पैर, जबकि वो अभी 8वें महीने की प्रेग्नेंट है। यानी आपको लगता है चाइना में अगर देखेंगे, आप अमेरिका में देखेंगे तो वाटर थेरेपी से उसकी डिलीवरी की जाती, वहाँ सीजरिंग ये है ही नहीं। मेरी खुद की लड़की आज अमेरिका में है, उसको वहीं पे बच्चा हुआ, आज 2 साल का होगा माशाल्लाह। वो बोलती आज तक हमको गोली दवा आज तक डॉक्टर ने दिया नहीं, 2 साल का बच्चा हुआ। मैं भी खुद जाके देख के आया वहां पे। तो ये क्यों है? क्योंकि वो खुद अलर्ट है सर, वहाँ फिटनेस पर बहुत ज्यादा ख्याल दिया जाता है, दवाई गोलियों पर बहुत कम। यानी आज 2 साल का बच्चा होगा, उसने हॉस्पिटल देखा नहीं, और आज हमारे वहाँ, आज मेरा दूसरा पोता हुआ 1 साल का, अभी 1 महीने का, उसको 3 बार मुझे हॉस्पिटल लेके आना पड़ा। क्योंकि बहू बेगम अपने आराम से रहते, मैके में चले जाते। इसके लिए जो भी प्रॉब्लम आ रहे हमारी औरतों में, मैं खास करके, वो यही है कि हम उनका फिटनेस तरफ तो बिल्कुल ख्याल नहीं देते, फिर वो बेचारी तकलीफ में आ जाती है। फिर हमको तो है, हमारे पास बहुत ख्याल रहते हैं कि अब उसको तो बीमार है। क्योंकि मैं वहाँ पे हजरत एक तड़जोड़ समिति चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से दारुल कज़ा का काम चलता है 2000 साल से, हम वो दारुल कज़ा के जैसा एक काम चलाते हैं। और उसमें हमने आज तक 2500 केसेस में हमने उसमें दोनों मियाँ बीबी को सुलह करके रवाना किया। तो उसमें 40-50 तलाक भी हुए, 70-75 खुला भी हुए। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आया हमारे में उसमें ये है कि मैं अपनी बीवी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ।
मैं अपनी ये बीवी मेरी बीमार रहती है, इसमें मुझे तलाक देना है, मुझे छोड़ना है, ऐसे बहुत मसले हैं। उन मसलों में हम उनका काउंसलिंग जब करते हैं तो उनको काउंसलिंग में हम फिटनेस की तरफ बताते हैं कि बाबा उसको थोड़ा रात में शाम में घुमाने को लेकर चल जाया कर, क्योंकि अगर देखो गिव एंड टेक है पॉलिसी। आज अगर हम कुछ को अच्छा देंगे तो हमको वापस अच्छा मिलेगा, हमको अच्छा बोएंगे तो हमको अच्छे मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम वो हमारी आइडिया की तरफ या हमारे बच्चों की तरफ नहीं, वो मेरा काम है, मैं जाऊंगा जिम में, मैं जाऊंगा स्विमिंग में, मैं जाऊंगा साइकिलिंग में, मैं जाऊंगा उधर, और अपने आइडिया को फैल लेते। तो आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कोई भी बेपर्दगी ना होते हुए भी हमारी औरतें, हमारी बहनें जिम में जा सकती है, स्विमिंग सूट में स्विमिंग कर सकती है। और ये सब हमने जलवा में करा है। हमारे मुफ्ती साहब भी हमारे साथ स्विमिंग करते, दोनों तीनों मुफ्ती आप उनसे पूछो, मुफ्ती हारून हो, मुफ्ती अतीकुर रहमान हो, ये सब फुल इसमें करते आता है। लेकिन ना जाने ऐसा क्यों, क्या लोग ऐसा बोलते कि नहीं स्विमिंग में अगर करे तो वो शॉर्टी कॉस्ट्यूम में पहनना पड़ेगा। नहीं है, जरूरत नहीं, फुल जो इतने टाइटी मिलते हैं, आज मैं भी करता हूँ तो फुल इससे करता हूँ कि जब पता चल गया कि नहीं है तो नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हम अब अलर्ट हो जाए। अब वक्त आया है, कोरोना ने हमको बताया है कि फिटनेस कैसा होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करना है। अभी जब इंशाल्लाह आने वाले साल 2 साल में सब ग्राउंड अगर हजरत का सपोर्ट ऐसा ही रहा तो मैं तो वसीम साहब नहीं बैठे आर्किटेक्ट, 1-2 साल भी नहीं लगने दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह इतने जल्दी ग्राउंड तैयार करेंगे अपन कि आप सब उस ग्राउंड पे आते रहेंगे। आप ग्राउंड पे आएंगे, आपके साथ आपके बच्चे रहेंगे ग्राउंड पे, आपके ये रहेंगे, और आप देखेंगे कितना बड़ा इफेक्ट करता है। एक छोटी सी जहाँ मैं काम करता था, इंटरनेशनल स्कूल ओपन किया, सीबीएसई पैटर्न का जब मैंने लाया तो हमारे जो ओनर थे वो मारवाड़ी है, मारवाड़ी की नजर तो पहले रहती है। उन्होंने बोले फारूक तुम जाओ पहले सब कोचेस लेके आओ गेम के। मैंने 12 गेम के 12 कोचेस लाया, पहले ग्राउंड बनाओ। मैं बोला यार ये आदमी पहले स्कूल चालू नहीं कर रहा, बच्चे आए रहे नहीं, और ये पहले बोले ग्राउंड तैयार करो। सब ग्राउंड तैयार कर दिया और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया कि हमारे पास इतने ग्राउंड है और हमारे पास इतने स्पोर्ट्स कोचेस है। 1,25,000 से फी शुरू किया था, आज वहां पे 5 लाख रुपए में भी एडमिशन नहीं मिल रही। जलगांव जैसे सिरसोली रोड पे एक हमारे इंटरनेशनल स्कूल चालू करें। क्या वजह है? सिर्फ क्या अट्रैक्ट हुआ वो स्पोर्ट्स की वजह से। तो उसके बच्चे, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चे एक अच्छे विदाउट पोल्यूशन जो है, जहाँ ये पोल्यूशन नहीं है वहां पढ़े लिखे और उसकी सेहत अच्छी रहे। आज वहां के हमारे बच्चे ऐसे हैं कि वहां पे सब ग्राउंड है, पूरा ग्रीनरीज है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की मुझे ग्रीनरी और गार्डनिंग देख के अच्छा लगा कि यहाँ पे कम से कम जो चीजें अपने में नहीं रहती वो भी एक अच्छी चीज दिखी कि यहाँ ग्रीनरीज अच्छी है, गार्डनिंग अच्छा है, उसको मेंटेन भी अच्छी तरह से करे ले। अब दूसरी बात, अगर हम वो ग्राउंड मेंटेन कर दे और ग्राउंड की एक्टिविटी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, तो वाकई में वो दिन दूर नहीं क्या जामिया का नाम तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी गए ले, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये इफेक्ट में जाएगा कि यहाँ के जो बच्चे बाहर निकलेंगे और जब जाएंगे तो वो दीन के साथ साथ दुनियाई तालीम जब देंगे तो एक पब्लिक का काम होगा, एक दीन का काम होगा कि हाँ ये भी है। ये सिर्फ दाढ़ी टोपी रख के हम सिर्फ दीन की दावत नहीं देते तो दुनिया की दावत भी देते। जब ओलंपिक में हमारे कोई मुस्लिम ममालिक का आदमी मेडल लेता है और वो जब सजदा करता है, सबसे पहले जब अवार्ड जीतता है कोई भी या कोई टीम जीतती है, तो जब वो सजदा करते हैं तब वो सामने वालों का एहसास होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। जब हम उनको बोलते हैं कि हम खुदा के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, हम हमारे माँ बाप को भी नहीं सजदा करते, लेकिन हम हमारी हर चीज में हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उसके शुक्रिया के लिए हम ये अपने आप को सजदा करते हैं। यह हमारा है। तो उसमें से उनको इफेक्ट होता है कि यार वाकई में ये जाता कोई तो कोच को पहले पाँव पड़ता है, कोई जाता है तो किसके पाँव पड़ता है, और ये है सबसे पहले कि अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं और सजदा करते हैं। वो इफेक्ट जाता है, उससे वो अमल करने की कोशिश करते हैं कि वाकई में इस्लाम क्या है, इस्लाम को ढूंढने की कोशिश करते। जब हमारे पास आज भी गैर मुस्लिम लड़कियां 100 से 150 लड़कियां मेरे पास है गैर मुस्लिम, जो हॉकी फुटबॉल के कोचेस हैं मेरे, वो सब टोटल मुस्लिम है, वो शॉर्ट में रहती है लड़कियां। लेकिन जब भी टीम जाती है, अगर कोई मेरा मुस्लिम कोच नहीं जा रहा है कुछ वजह से, तो लड़कियों में से पेरेंट्स आधे से ज्यादा बोलते हैं हम लड़कियां भेजेंगे नहीं। वजह क्या है कि हमको कॉन्फिडेंस है कि आपके जो मुस्लिम कोचेस है वह हमारी लड़की को अपनी बहन बेटी जैसा ही ट्रीट करते। ये दूसरे जो रहते हैं उन्हीं के लोग, यानी बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, क्या
सर आम्हाला त्यांच्यावर भरोसा नहीं, हमको इनको यकीन नहीं है क्योंकि वो गलत है। तुम्हारे जो मुस्लिम बच्चे हैं वो 100% उसको अपनी बेटी बहन जैसे ही ये करते हैं। इसके लिए मैंने ये देखा, तजुर्बा आया कि गैर मुस्लिम हमारे पर इतना फेथ करते हैं कि अगर इनके पास हमारे बच्चे हैं तो बहुत सिक्योर्ड है, इनको कोई इनकी जान माल से लेके इनकी इज्जत आबरू कोई धोखे में नहीं देती। तो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में मैंने वहाँ देखा जलगांव में, जैन इरिगेशन में, जैन स्पोर्ट्स एकेडमी में, उसका पूरा चीफ नहीं हूँ, तो वो लोग यकीन करते हैं। तो क्यों ना वो अफसोस हुआ कि हमारे कौम के लड़कियां, हमारी कौम के बच्चे क्यों ना ये करें। क्योंकि आज अगर हम एमपीएससी यूपीएससी मिशन शुरू कर रहे हैं, एमपीएससी यूपीएससी में कर रहे हैं, वो टाइम 1983 में मैं सबसे पहले हमारे एरिया का एमपीएससी पास हुआ। मैं जाके, हमारे भाई ने कहा कि भाई ठीक है ज्वाइन कर लो, सबसे पहले जाके मैं वहाँ एमपीएससी में इंस्पेक्टर की ये पास हुआ। भाई ने बोला भाई ये जॉब है क्या, ये पुलिस आखिरत खराब कर रहा है, तू छोड़ दो। मैं स्पोर्ट्स कोटा पे कम से कम गवर्नमेंट के 7 से 8 ऑफर मुझे आए, मुझे बैंकिंग क्या है, मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या है, सब क्या है। जब एसटी कॉर्पोरेशन का विजिलेंस का है, तब घर के लोगों ने बोला कि छोटा था कि नहीं इसमें जा, इसमें आखिरत खराब नहीं हो सकती। लेकिन वहाँ पे भी सिर्फ गवर्नमेंट में विजिलेंस ऑफिसर करके 10 साल रहा, वो भी खेल इसमें स्पोर्ट्स में ज्यादा रहा। और वहाँ से आने के बाद आज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वही काम कर रहा हूँ। तो अगर आपकी ये रहती कि भाई स्पोर्ट्स वाले को पेमेंट नहीं है, तो माशाल्लाह मैं यानी 1.5 लाख का पैकेज लेता, हर महीने की 1.5 लाख की पेमेंट मिलती है। अगर सिर्फ क्या तो मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देखता हूँ और कोचेस को चलाता हूँ। जो लोग कहते हैं कि उसमें करियर नहीं है स्पोर्ट्स में, तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा करियर है आपके पास। मैंने हजरत को बताया कि लड़के ऐसे आएंगे कि भाई यहाँ पे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम मिल रही है मेरे बच्चों को, और 100% वो सिक्योर्ड है मेरा बच्चा। यानी दूसरी तरफ हम जब भेजते हैं बच्चों को, तो वहां पर वो तो खुला रहता है, उसको उसके रूम में टीवी रहता है, उसके पास बाजू में मूवी थिएटर रहते हैं, वो कभी भी थिएटर में जा सकता, मूवी देख सकता। आज अल्लाह के फजल करम से आपकी इंस्टीट्यूट में टोटल दीनी माहौल होने की वजह से यहाँ पे हमारे जैसे पेरेंट रोल हो या कोई भी, आज अगर मेरी बेटी वहाँ पे कैलिफोर्निया से देखती है कि अगर जामिया में ये चालू हो गया, ये क्लासेस चालू है, लॉ चालू हो गया, एमबीए चालू हो गया, बीएड चालू है, तो क्यों ना मैं बच्चे को भेजूँ भाई यहाँ अमेरिका में रख के उसको खराबा होने के वजह, चलो वहाँ उसको दीनी तालीम भी मिलेगी। तो आज जो मेरे जेम्स में भी आए ले, फॉरेनर सीखते बच्चे आए ले, क्योंकि वहाँ उनको वो चीजें नहीं मिलती जो चीजें एटमॉस्फेयर और पोल्यूशन, ये दोनों देखते हुए उनको सेटल होता है कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छे मिले। आपका एरिया अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है कि ये पोल्यूशन फ्री है, आपके आसपास में कोई फैक्ट्री आ भी नहीं सकती और वो फैक्ट्री के चांसेस भी नहीं है। सामने देखे 8 किलोमीटर पे एक हिस्टोरिकल पहाड़ नजर आ रहा है। यानी बहुत अच्छा आपको अल्लाह ताला ने ये गॉड गिफ्ट दिया है यहाँ पर कि आपका इदारा माशाल्लाह और बहुत तरक्की करेगा, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह से ये दुआ है। और मैं अपनी ये क्योंकि लेक्चर नहीं था ना ही मुझे बताया था, तो मुश्ताक साहब ने बोल दिया कि चलो, हजरत ने बोले चलो जाके मिल लेते, बात कर लेते हैं। अगर कुछ बात पहुंचती है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका अजर मिलेगा आप लोगों को। तो मैं अपनी इसको स्पीच को एंड करते हुए इतना ही कहूँगा कि यहाँ जो भी एक्टिविटी स्पोर्ट्स के ताल्लुक से होगी उसमें आप दिल से हिस्सा लो। यानी सुबह आप ये सोच के मत जाओ यार वो हजरत देख लेंगे या अपना वो सर्कल पे नंबर पे एब्सेंटी जाएंगी फिर वो अपने को बुरा है, नहीं। ये सोचो कि मेरे को जाना है, मुझे करना है, और मेरे करने से मेरे जब बच्चे आ जाएंगे कोरोना से तो मैं उनको सिखाऊंगा। मैं अपने दिनियात के साथ साथ उसको फिजिकल फिटनेस भी सिखाऊंगा। मैं आज अगर मार्शल आर्ट के लेसन ले रहा हूँ तो मैं उसको भी सिखाऊंगा या घर जाके मेरे बच्चों को बताऊंगा। तो ये आप पर अब जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है। और इंशाल्लाह जब ये सब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी जिम्मेदारी और आपके साथ साथ दूसरों की जिम्मेदारी बढ़ेगी और उसका रिजल्ट ये मिलेगा कि आप आज जहां भी हो उससे कहीं गुना ज्यादा आप देखेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। मैं यहाँ पर फिर से एक बार हजरत साहब का, मेरे साथ ये वसीम भाई, मुश्ताक सर, जिन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छे इदारे में मुझे इंट्रोड्यूस किया गया। और वाकई में ये इदारे की काम करने की जो स्टाइल है और ख़ास करके हजरत साहब की जो स्टाइल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको कबूल करे। और जो उनकी नेक नीयतें हैं अल्लाह उसको भी कामयाब करे कि जो अल्लाह तो हम तो देख रहे हैं कि जैसी नीयत रहती है अल्लाह ताला वैसा फल देता है। इसलिए अगर उनकी बहुत सारी नेक उम्मीदें मैंने देखा वो सुबह से उनके साथ हूँ, वाकई में कोई इंस्टीट्यूशन में इतनी पाक साफ और अच्छी नीयतें नज़र नहीं आती कि दूसरे इदारे में मैं जाता हूँ
उर्दू इदारों में खास करके, और मैं वहाँ पे बहुत बहुत उनको बोलता हूँ तो वो कभी छोटे से ये करते रिकवरी करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बजाय फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ख्याल दें, अपने आप की आने वाली जनरेशन पे जो बच्चे हैं उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे ख्याल दें, और जो अपने इदारे चलाने वाले हैं उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे ताकि इदारे को और वो आगे अच्छी तरक्की पे ले जाए। आप लोगों ने यहाँ कुछ जैसे गैर दीनदार को आपने सुना, उनकी बात को समझा, इसलिए मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके जहन में अगर कोई सवाल है इस ताल्लुक से, फिजिकल फिटनेस के ताल्लुक से या स्पोर्ट्स कोटा के ताल्लुक से या मार्क्स के ताल्लुक से, अगर आपको लगता है तो मैंने मुश्ताक सर को भी बोला था कि ऐसा लेक्चर देने के बजाय अगर कोई क्वेश्चन हावर रहता है तो उसमें बहुत जल्दी समझ में आता है कि भाई आपका तजुर्बा क्या बोलता है, कैसा बोलता है। अगर वो है आपका कुछ सवाल आपके दिल में होगा फिटनेस के ताल्लुक से, क्या भाई मैं बहुत बोल रहा हूँ कि आप डॉक्टर की सलाह लेंगे, डॉक्टर बहुत बार रोकते हैं, 8 पेशेंट है नहीं आप तुम ये मत करो वो मत करो, प्रैक्टिकल बहुत अलग रहता है। डायबिटिक का पेशेंट है उसको बोलते नहीं तुम आप तो घूमना ही चाहिए, समझे क्या। अगर उसको किडनी का पेशेंट है उसको कुछ अलग बोलते हैं। लेकिन जो एक्सरसाइज है, देखो बेशक 5 वक्त की नमाज ये बेस्ट एक्सरसाइज है। जब रामदेव बाबा जलगांव में आया था तो तब मैं उसका कोऑर्डिनेटर था, और जब मैंने उनको लेके गया उनका होटल में रुकाया, फिर उन्होंने बैठे मेरा नाम पूछे, फिर बोले कि क्या क्या प्रोग्राम है कल। तो मैंने बोला कल से शुरू होने वाला है, 3 दिन तक स्टेडियम में ऐसा है अपना। बोले ठीक है। फिर दोपहर को वापस लाने के बाद मैं बोला उसको सर हमारे उर्दू इदारे में चलो आप इकरा में, लेकिन एक शर्त है कि आपको ये कंगोट और ये पूरा जो खुला होता है ये नहीं करना पड़ेगा, आपको शर्ट ये ऊपर से कपड़ा डालना ही पड़ेगा। वो बोले भाई मुस्लिम इदारे में लेके आ रहे और औरतों के सामने। मैं बोला इसके लिए ये कंडीशन है आपकी। तो वो तीसरे दिन रखा था उन्होंने प्रोग्राम, तो वो बताते थे कि भाई ये ऐसा मैं ये करता हूँ, ये निगेटिव और पॉजिटिव में बोलता है, ये हर नमाज में हम 33 बार पढ़ते। फिर वो बोलता था कि मैं ये आसन करता हूँ, मैं उनको बोलता था कि साहब ये मैं नमाज पढ़ रहा हूँ आपके सामने देखो। तो उन्होंने प्रैक्टिकली नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कहीं के बताया, उसकी यूट्यूब आज भी हमारे पास है, कि नमाज ये सबसे अच्छा योगा है। देखो उसके मुंह में आया आखिर में कि यार मैं जो करता हूँ ऑलरेडी एक लोग करते। मैं बोलता हूँ कि अगर आपका खाना जिराने का है तो आप इस तरह से, मैंने बोला साहब हम नमाज में ऐसे ही बैठते। देखो मैंने उनको हर चीज प्रैक्टिकल करता था। फिर वो आए, पहली बार बोला उन्होंने कि मैं मेरी लाइफ में पहली बार मुस्लिम औरतों के सामने, वो भी हजारों की तादाद में बैठी, मैं अपना योगा बता रहा हूँ। उन्होंने शर्ट नहीं निकाला और जो धोती थी उनके घुटने के नीचे तक रखी और उन्होंने वो बताया। तो उन्होंने ही एक्सेप्ट किया कि नमाज सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, वो 5 वक्त में है। लेकिन उसके साथ साथ अगर अपने सुबह या शाम में ये जो कुछ, देखो शरीयत से तो हमको बहुत बातें मिलती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि शरीयत की बातों को थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ डॉक्टर ने कहा ना तो उसको बहुत जल्दी फॉलो अप करते। हमारी शरीयत बोलती है कि रात का खाना खाओ तो थोड़ी चहलकदमी कर लो, हम कभी नहीं करेंगे, खाना खाई के सो जाते हैं। खाना खाने का ये है कि मगरिब के पहले सूरज डूबने के बीच में खाओ। तो मैं अमेरिका में 2 महीने रहा, मैंने वहाँ देखा, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा मौलाना, कि मगरिब के बाद खाना होता था रात में, जबकि वहाँ पे मगरिब रात के 8 से 8:30 बजे होती थी, अपने जो टाइम होता है वहाँ का। और सवेरे फजर के टाइम सब उठ जाते थे, गवर्नमेंट की जो ऑफिसेस थी, हमारे दामाद थे 8 बजे चले ड्यूटी पे और आ जा रहे 3-4 बजे। तो सुबह उठ के रात में सोना, हम जो सोचते कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा रात भर जागते, ऐसा प्रैक्टिकली कुछ ही नहीं। मेरे 6 से 8 जुमा वहाँ हुए, नमाजें हुई, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से अपना माहौल रहता है वैसे ही माहौल वहाँ पे है। कोई ये नहीं है कि वहाँ पे इस टाइप से, लेकिन एक है कि वहाँ पे हमारे लोग जो शरीयत को फॉलो करते हैं कि जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, कम खाना, जो आपने बताया उतना पानी पीना, ये चीज़ें वो फॉलो करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत भी बहुत अच्छी। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि भाई आप डॉक्टर्स जो कहते हैं, जो हमारे को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिला है, उसको भी अडॉप्ट करो और साथ में अपने फिटनेस की तरफ ख्याल रखो। तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे टीचर्स, एक अच्छे आइडियल और एक अच्छे उस्ताद नजर आएंगे। मैं फिर से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और 2 लफ्ज़ मेरे थोड़े से आपको ज़्यादा सुनने में आ गया होगा या कम आया, इसलिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपसे रास्ता कायम रहेगा।
हर 2 से 3 महीने में मैं यहाँ पे 1-2 दिन के लिए आया करूँगा। मेरे दामाद भी यहीं पे, लेकिन वो कब से बुला रहे थे, आज पहली बार आना होगा, तो इंशाल्लाह अब यहाँ पे अब आना जाना लगते ही रहेगा। और हजरत के पीछे लगते लगते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट करके इंशाल्लाह आप लोगों में वो एक नया जज्बा पैदा करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।